हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पार्लियामेंट में आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द पार्लियामेंट्स को लेकर के, क्योंकि काफी सारे रोल थे तो थोड़ा लंबा हो गया था। तो अब टेंशन मत लो, आपका पार्लियामेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज का लेक्चर एकदम से मतलब समझ लो लास्ट ही है। इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक्स बचेंगे वो फिर आगे चलते रहेंगे। बट मेन मेन चीजें जो है वो मैंने पढ़ा दिया पार्लियामेंट में। ठीक है, इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूंगा। और आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पीवाईक्यू सीरीज में। जो पॉलिटी की चल रही पीवाईक्यू सीरीज, उसमें दिख जाएंगे आपको पार्लियामेंट से कौन कौन से चैप्टर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम पार्लियामेंट के चैप्टर में आगे। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन राज्यसभा का कंपैरिजन टू लोकसभा में क्या है। ठीक है, इसको मेनली तीन एंगल से हम देखेंगे। पहला एंगल देखेंगे जब जहां राज्यसभा और लोकसभा की पावर बराबर है। ठीक है, दूसरा एंगल देखेंगे हम जब राज्यसभा की पावर लोकसभा से अनइक्वल में है, कम है थोड़ी, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली शब्द में समझो तो। और तीसरी एंगल ये रहेगी कि जब जहां देखेंगे जहां राज्यसभा की के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, वहां पे लोकसभा के पास से राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स है, एक तरह से ऐसे समझो। तो पहला एंगल लेते हैं जहां राज्यसभा की पावर्स इक्विवेलेंट है लोकसभा के। ठीक है, तो देखो कुछ मामलों में जो है राज्यसभा और लोकसभा की ताकत और पोजीशन एक जैसी होती है। ये कुछ मामले मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, और ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी लक्ष्मीकांत में लिखी हुई। जो हैं ये मामले कुछ ऐसे इस तरह हैं। जैसे पहला तो ऑर्डिनरी बिल्स के प्रस्ताव और मंजूरी में, मतलब उसको प्रेजेंट करने का फिर उसको पास कराने का, ये एक बराबर पावर है इस केस में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के प्रस्ताव और मंजूरी में। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल बिल्स जहाँ जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के खर्चे से जुड़े हों। ठीक, फिर राष्ट्रपति का चुनाव और उनका महाभियोग, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव और उनको हटाने की प्रक्रिया यानी रिमूवल प्रोसेस ऑफ ये इनके वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और कैग जैसे ऑफिशियल्स को रिमूवल के सुझाव देना। फिर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए हुए ऑर्डिनेंसेस को मंजूरी देना। फिर तीनों प्रकार की इमरजेंसीज को अप्रूव करना। अभी इमरजेंसी, एक प्रकार की इमरजेंसी अभी न्यूज में भी है। ठीक है, वो उसका एक कमेंट में आप नाम बताओ कौन सी इमरजेंसी अभी न्यूज में है। एक स्टेट ऑफ इंडिया में, अभी एक इंडियन स्टेट में लगाई गई है। फिर इसके बाद में है फिर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के चयन में, मतलब मंत्री दोनों सदनों के हो सकते हैं, पर जिम्मेदारी मेनली लोकसभा के प्रति होती है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में ही बताया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर, यानी मेन जिम्मेदारी उनकी लोकसभा के प्रति होती है। पार्लियामेंट के प्रति भी होती है लेकिन लोकसभा के प्रति ज्यादा होती है। तो अगर मान लो स्टेटमेंट वाइज में आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एक स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, अगले स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और इसमें आपको और भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और इसमें से अगर आपको चुनना है तो आप चुनोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। पार्लियामेंट उस केस में आप नहीं चुनोगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर ऑप्शन में मान लो दोनों दिया हुआ है वन और टू एक साथ, तो फिर वन और टू चुन लेना। लेकिन अगर इन दोनों में भी आपको एक ही चुनना है तो आप लोकसभा वाला ही चुनोगे, पार्लियामेंट वाला नहीं चुनोगे। ठीक, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी जो है लोकसभा के प्रति ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू पार्लियामेंट। ठीक, उसके बाद में फिर आया कि एक और अगला जहाँ पे बराबर पावर होती है वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट्स पर विचार करने में। जैसे कैग अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर यूपीएससी अपना रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट में। और जो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है टाइम टू टाइम वो अपना रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती हैं, प्रेसिडेंट ले डाउन करते हैं उस पे वो रिपोर्ट को। तो उन रिपोर्ट्स पे विचार करना, ये भी इस केस में भी दोनों की पावर्स बराबर होती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी की पावर्स बढ़ाने का निर्णय लेना, यहाँ पे भी दोनों की पावर्स बराबर होती हैं। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है, अगला जो एंगल है, यहाँ पे राज्यसभा की पावर्स जो है लोकसभा के अनइक्वल है, मतलब राज्यसभा के पास कम पावर्स है कंपेरेटिव टू लोकसभा। ठीक, वो पावर्स कुछ इस तरह है। एक तो मनी बिल की पावर है, वो क्योंकि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। फिर जो राज्यसभा में मनी बिल के बदलाव करने का पावर नहीं है। फिर लोकसभा में मनी बिल पर राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पावर नहीं है। अगर लोकसभा ने मनी बिल पास कर दिया है तो राज्यसभा के सुझाव लोकसभा चाहे तो माने ना माने।
फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन का टाइम देते हैं उनको, और वो बस खाना पूर्ति के लिए वो टाइम होता है। लेमैन लैंग्वेजेस में समझे तो, टेक्निकल टर्म्स में ऐसे आंसर राइटिंग में आप लोग नहीं लिखिएगा, ये मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल बिल में सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल जो है एक तरह की जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होती है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। फिर कोई भी मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला भी लोकसभा के स्पीकर का ही होता है फाइनल। और वाइस प्रेसिडेंट यानी जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनका कोई इसमें रोल नहीं होता डिसाइड करने में। ठीक। फिर अगर दोनों हाउसेस की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, दोनों सदनों की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, तो भी लोकसभा के स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं, राज्यसभा के स्पीकर प्रिसाइड नहीं करते हैं। फिर जो होता है बजट पे चर्चा, सिर्फ राज्यसभा चर्चा ही कर सकती है, लेकिन ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती। जो ग्रांट्स आते हैं अलग अलग तरह के, मैंने समझाया हुआ है ग्रांट्स आपको, अगर आपने नहीं समझा है तो एक उस पुराने लेक्चर्स पे जाओ, उसमें देखो ग्रांट्स में समझाया हुआ है। ठीक है। फिर नेशनल इमरजेंसी पे को खत्म करने का प्रपोजल सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है। हाँ, उसके कंटिन्यूएंस का रहता है राज्यसभा के पास पावर, लेकिन खत्म करने का प्रपोजल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ठीक है। उसका फिर स्टार्ट करने का भी प्रपोजल राज्यसभा भी दे सकती है। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। अगर मान लो आपके पास स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन टाइप में, जैसे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू अब जो आता है, पहले असर्शन और रीजन टाइप का आता था ये। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा। ठीक है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट टू में ये दे दिया कि बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर, तो स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन करके होगा, अगर ऑप्शन पहला ऑप्शन यही होता है तो वो वही आपका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर जो तीसरा एंगल होता है, राज्यसभा है स्पेशल पावर्स नॉट एट ऑल शेयरिंग विद लोकसभा, मतलब ऐसे स्पेशल पावर जो राज्यसभा लोकसभा के साथ शेयर नहीं करती है। ठीक। तो इसमें जो है ये कुछ इस तरह के इन सब चीजों के एरिया वाले जो होते हैं वो, उसमें राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। कौन से एरिया में बता रहा हूँ। देखो, जैसे सबसे पहला है पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में अगर शामिल किसी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देना हो, तो राज्यसभा ही देती है। वो फिर लोकसभा बिना राज्यसभा के परमिशन के उस पर कानून नहीं बना सकती। फिर नए ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज नहीं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। तो इन तीन, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज को शुरू करना का प्रस्ताव जो है वो भी राज्यसभा ही पास कर सकती है अंडर आर्टिकल 312। जैसे अभी एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है। तो उसको भी पास, अगर वो ऐसी अभी तो बात ही चल रही है, ना पार्लियामेंट से रिगार्डिंग ना कोई बिल आया ना कुछ आया, ऐसे पब्लिक डोमेन में ही ये बात है। तो अगर वैसा कुछ आता है तो उसको पास करने की पावर राज्यसभा के पास ही है। ठीक। फिर अगला जो पावर है, जहाँ राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया सकता है। ठीक है। अगर फिर अगला जो पावर है, इन केस अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को सिर्फ राज्यसभा उस केस में अप्रूव कर सकती है। ठीक है। और कौन कौन से इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, 356 जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों इमरजेंसी उस केस में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो राज्यसभा अप्रूव कर सकती है। ठीक है। इसीलिए राज्यसभा को कंटिन्यूइंग चैम्बर कहा गया है। इसके बाद में आप देखोगे कि अरे यार, सोच रहे हो कि अरे यार, जब राज्यसभा के पास इतनी कम पावर्स हैं तो राज्यसभा की जरूरत क्या है, जब मेन मेन पैसे की पावर तो है ही नहीं, और बहुत सारी पावर्स तो सब तो लोकसभा के पास है, तो राज्यसभा की जरूरत क्या है। तो राज्यसभा की बहुत जरूरत है। देखो, राज्यसभा जो है भारत का, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कंपैरिजन में, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके कंपैरिजन में राज्यसभा अपनी काफी स्ट्रांग है। हाँ, अमेरिका के सेनेट जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग है अपनी राज्यसभा। और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में भले उसकी पावर कम है, लेकिन अन्य मामलों में उसकी पावर लोकसभा के बराबर है, और कुछ मामलों में तो उससे ज्यादा भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन का, तो ये पावर उसके पास ज्यादा है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति को हटाने का, फिर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा, क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो जा, हर 5 साल में उसको डिसॉल्व होना है। ठीक है। अनटिल कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, और उस केस में राज्यसभा ही अपने अथॉरिटी के अपने हाथ में लेती है। ठीक। उसके बाद फिर जैसे, और अगली इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे राज्यसभा में 12 सीट्स आपकी
नॉमिनेशन के थ्रू आती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। वो उसमें एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल को ही नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में उनके योगदान का सुनिश्चित किया जाता है। लोकसभा में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रावधान है। ठीक है। तो और किसी भी मामले में अगर एक्सपर्ट्स रहेंगे, प्रोफेशनल रहेंगे, उन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ के किया सकता है, क्योंकि कई देश में कई ऐसे मामले हैं जिसमें एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कोई टेक्निकल है, जैसे कोई साइंस से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड कुछ लाना है, या फिर कोई लॉ ही ऐसा कुछ बनाना है जो सोसाइटी एट लार्ज को लेकर चलना पड़े जिसमें। तो उस केस में आर्ट्स और इस सब एरिया के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, उनकी उनका योगदान उसमें आता है, तो अच्छे लॉज बनते हैं इससे। ठीक है, इसलिए राज्यसभा का होना जरूरी है। फिर एक और है कि राज्यसभा जो है फेडरल सिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन करके रखती है। जैसे स्टेट्स का इंटरेस्ट वही देखती है राज्यसभा। जैसे स्टेट लिस्ट पे कोई कानून बनाना हुआ, तो लोकसभा अपनी मन मर्जी से नहीं बना सकती ना। अगर लोकसभा के पास ही ओवरऑल होल सोल पावर हो जाएगी, फिर स्टेट्स का क्या? स्टेट्स के पास तो फिर कोई पावर रहेगी नहीं ना, क्योंकि फिर सारे पार्लियामेंट सब पावर तो लोकसभा के पास चली जाएगी। फिर तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, फिर वो मनमानी करती रहेगी हमेशा स्टेट्स के ऊपर। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए राज्यसभा का होना जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा जो है स्टेट्स का भी इंटरेस्ट मेंटेन करके रखती है। ठीक, तो इसलिए राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो इंडियन डेमोक्रेसी का। ठीक, जो इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत और संतुलित बनाने में काफी हेल्प करती है। तो ये है राज्यसभा की उपयोगिता। ठीक। फिर अगले बार ये पोर्शन आपका कवर हो गया। फिर आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो खास राइट्स और इम्यूनिटीज और एग्जाम्पशंस हैं जो पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को, उनकी कमिटीज और उनके मेंबर्स एंजॉय करते हैं। कमिटीज क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। उनके मेंबर्स यानी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ये प्रिविलेज उनकी इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए दिए गए हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ताकि कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें और उनके डिसीजन किसी के बगैर इन्फ्लुएंस में आए बिना इफेक्टिव डिसीजन हो। और अगर मान लो ये अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ना दिए हों, तो पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी और डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन कैसे करेगी? और अपने मेंबर्स को भी ड्यूटीज के टाइम में वो कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे बचा भी नहीं सकती है। तो इसलिए ये देखने के लिए कि भाई वो अपने किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम पार्लियामेंट ही करती है। रूल्स रेगुलेशन का काम बनाने का पार्लियामेंट ही करती है। हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, मतलब कोई और बना के जो उसके स्केलेटन बनाती है भले, लेकिन स्केलेटन का भी तो होना सही जरूरी है। अगर स्केलेटन ही नहीं सही होगा तो अंदर की बॉडी कैसे सही रहेगी? समझ रहे हो? तो इसीलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का होना जरूरी है। और ये प्रिविलेजेस जो है उन लोगों को भी तक भी एक्सटेंड होते हैं जो पार्लियामेंट या उसकी कमिटीज में बोलने और भाग लेने के अधिकारी होते हैं। और ऐसे कौन से होते हैं? मैंने समझाया था आपको एक लेक्चर में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। वो पार्लियामेंट के किसी भी कमिटी में बोलने और भाग लेने के अधिकारी होते हैं। हाँ, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन वो भाग ले सकते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, या फिर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट पे भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेजेस नहीं मिलती है। ठीक, आपको लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, मतलब इनसेपरेबल पार्ट है द पार्लियामेंट का, लेकिन फिर भी उसको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलती, क्योंकि प्रेसिडेंट को अलग और प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। तो उसको इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखोगे, प्रेसिडेंट को भले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है ना? तो देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के दो प्रकार हैं। एक तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस, यानी जो दोनों ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिवली एंजॉय करती है। और दूसरा जो है ये जो मेंबर्स इंडिविजुअली एंजॉय करते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होते हैं? जो दोनों हाउस के पास एक संयुक्त स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसे रिपोर्ट्स और डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कराने का अधिकार होता है उनके पास। ठीक है, पार्लियामेंट अपनी रिपोर्ट्स और प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करा सकती है, और अगर चाहे तो दूसरों को इसे पब्लिश कराने से रोक भी सकती है। ठीक। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद क्या हुआ कि प्रेस को यह अधिकार मिला कि वो जो जितनी भी सच्ची वाली पार्लियामेंट्री रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उसको पब्लिश कर सकती है बिना किसी प्रायर परमिशन के।
एक्सेप्ट सीक्रेट सीटिंग, जैसे पार्लियामेंट में कुछ सीक्रेट सीटिंग्स भी होती है जिसमें सिर्फ मेंबर्स अलाउड रहते हैं, बाहर के लोग नहीं अलाउड रहते हैं। ऐसे नॉर्मली बाहर के लोग भी जा सकते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं है, लॉबी में पार्लियामेंट में वहां जाके पार्लियामेंट की फंक्शनिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना होता है। लेकिन जब सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं तो उसमें उनको नहीं अलाउड रहता है। तो उसी में अगर सीक्रेट सेटिंग्स चल रही है कोई, तो उस केस में जो है प्रेस है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं कर सकती सीक्रेट सेटिंग्स का, जो भी चल रहा है। और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ही ये हुआ कि प्रेस को अधिकार मिल गया कि वो जितनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है उसकी रियल रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकती है बिना प्रायर परमिशन के। उससे पहले परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद फिर जो अगला जो है कलेक्टिव प्रिविलेज, स्ट्रेंजर्स को एक्सपेल करने का और सीक्रेट मीटिंग्स रखने का अधिकार है। ठीक, ये तो मैंने अभी बताया ही आपको। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि अपने रूल्स बनाने और अपने बिजनेस कंडक्ट करने का उनको पूरा अधिकार है। पार्लियामेंट अपने काम का तरीका खुद ही डिसाइड कर सकता है और अपनी इंटरनल मैटर्स को स्वतंत्र रूप से समाधान भी दे सकता है, कर सकता है उसका। फिर अगला जो है उनके पास पावर, वो है पार्लियामेंट की डिग्निटी को हार्म, अगर कोई चीज पार्लियामेंट की डिग्निटी को हार्म करे तो उसके अगेंस्ट उसको सजा दी जा सकती है, जैसे रेप्रिमेंड का, एडमोनिशन का, इम्प्रिजनमेंट का, सस्पेंशन का या एक्सपल्शन का। ठीक है, अगर अभी जैसे कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले ही पार्लियामेंट में एक अटैक हुआ था। ये तो 2001 में हुआ था, वो तो अलग, लेकिन अभी कुछ शरारती तत्वों ने या फिर या जो भी कहो उनको स्टेटमेंट वर्ड कहो, वो उन्होंने आकर के कुछ गलत काम किया था पार्लियामेंट, जो कि नहीं करना चाहिए, काफी गलत चीज है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेसी का मंदिर है। वहां पे ये सब चीजें, वह जहाँ पे वहां पे चर्चा करो, आप अलग अलग तरीके हैं आपके विरोध जताने के, लेकिन ये सब तरीका अब अंग्रेजों के जमाने में होता था, अब नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें गलत थी। तो वो भी एक तरह से पार्लियामेंट की डिग्निटी को हार्म किया था, वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में ही आता था। तो वहां पे उसके रिगार्डिंग कई सारे अभी पुलिस केस वगैरह सब हुए थे, हो रहे हैं अभी भी। ठीक, उसके बाद में जो अगला कलेक्टिव प्रिविलेज है वो है कि किसी एमपी को अरेस्ट किया जाना है तो पार्लियामेंट को तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। अगर जैसे किसी एमपी को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो पार्लियामेंट को तुरंत सूचना देना पड़ेगा। इसीलिए एमपीज को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, जल्दी एमपीज अरेस्ट नहीं होते। ठीक है, अगर फिर उसके बाद जो प्रिविलेज मिलता है कलेक्टिव प्रिविलेज, कि पार्लियामेंट किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी में फॉर्म करेंगे और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको जरूरी लगेगा वो देश के किसी भी कोने से किसी भी एजेंसी से मंगवा सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये पावर है। और कोई भी कोर्ट जो है और फिर अगला जो प्रिविलेज है कि कोई भी कोर्ट जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हाईएस्ट है, कोई भी कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी। ठीक, उसके बाद में अगला जो कलेक्टिव प्रिविलेज है कि किसी भी एमपी या आउटसाइडर को बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के अरेस्ट नहीं किया सकता। अगर कोई लीगल नोटिस या सिविल या क्रिमिनल, कोई लीगल नोटिस भी है, अगर सिविल है या क्रिमिनल है, तो वो भी सर्व नहीं किया सकता है। उसके लिए अगर जैसे मान लो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में अगर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और कोई एमपी है वहां पे, ठीक, या फिर कोई आउटसाइडर भी है, तो वहां पे अगर उसको सिविल है या कोई क्रिमिनल केस है उसके ऊपर, तो पुलिस को अगर उसको नोटिस देना है या फिर अरेस्ट भी करना है, आउटसाइडर के लिए भी है अगर पार्लियामेंट इन सेशन है तो। ठीक है, उस केस में अगर उसको नोटिस भी देना है या अरेस्ट भी करना, उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अनुमति लेना, मतलब परमिशन लेना काफी जरूरी हो जाता है। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस समय, चाहे स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो या पैनल ऑफ स्पीकर्स हो, ठीक है, तो उनकी परमिशन लेना जरूरी हो जाता है, जो भी उस समय हाउस प्रिसाइड कर रहा है। तो ये तो हो गए कलेक्टिव प्रिविलेजेस। फिर आते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज। अच्छा, ये सारी कलेक्टिव प्रिविलेजेस आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी लिखी हुई। ठीक है, लक्ष्मीकांत से आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, और जो ना समझ में आए आप जानते ही हो क्या करना है, या तो कमेंट करना है इसी सेक्शन में। अगर नहीं कमेंट करना है तो आपको वो लग रहा है कि नहीं नहीं कमेंट करने में मुझे शर्म आ रही है, तो आप व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे पूछ लो, इंस्टाग्राम तो आप सभी चलाते ही होगे। उसके बाद में फिर जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो है वो जो सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार हुए, मतलब अपने पर्सनल अधिकार। ठीक, इसमें क्या होता है कि हर एमपी के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसे अरेस्ट से सुरक्षा। पार्लियामेंट सेशन के दौरान और सेशन के 40 दिन पहले और बाद तक किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं किया सकता।
लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, ये सिर्फ सिविल केसेस में लागू होता है, क्रिमिनल केस और प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं। जैसे मान लो कुछ एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, या फिर जैसे, क्योंकि अभी आज की डेट में क्या होता है कि आज की डेट में नहीं, कई सालों से होता चला रहा है कि कई क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में आ जाते हैं इलेक्ट होकर के। ठीक है, तो जो कि गलत भी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो उस केस में मान लो उनको, अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, सीवियर क्रिमिनल केस है, ठीक, तो उस केस में और सरकार को उनको अरेस्ट करना है, तो उस केस में ये चीज लागू नहीं होती कि उन्हें 40 दिन पहले और बाद तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सिविल केस है, सिविल केस जैसे कोई प्रॉपर्टी का मामला हुआ, ठीक है, फिर कोई शादी का मामला हुआ, और बहुत सारे सिविल केसेस है, तरीके होते हैं, ऐसा है, तो उस सिविल केसेस में उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिविल केस जो है उतना, मतलब कठोर नहीं होता, उतना दिक्कत वाला चीज नहीं होता सिविल केस में, तो इसीलिए उनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है, वो भी सीवियर क्रिमिनल केस है, जैसे मर्डर का, ठीक है, फिर हाथ पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, रेप का, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कई सारे एमपीज पे भी हैं, जो कि ये दुखद भी है ये चीजें। लेकिन ठीक है, उसके बाद फिर ये अरेस्ट सुरक्षा इनकी पहली इंडिविजुअल प्रिविलेज है। फिर दूसरी प्रिविलेज है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, यानी भाषण की स्वतंत्रता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, बाहर आप बोलोगे तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उठा लिया जाएगा कि आपने गलत किया है, ये सब नहीं चीजें बोलनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। जो कि ये अच्छी चीज भी है कि कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाएगा, तो फिर तो लोग एक दूसरे को गाली देते चले जाएंगे, और ये फिर तो काहे की सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी हम डेवलप बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप किसी को गाली भी दो, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप आराम, आप नहीं मतलब एमपीज कुछ भी कह सकते हैं, और उनके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखोगे कई सारे एमपीज कुछ भी बोल देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर काफी सलीके से रहते हैं, कुछ इधर उधर की चीजें नहीं बोलते, उन्हें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं होने का। और ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि पार्लियामेंट फ्री डेमोक्रेसी का मंदिर भी है। तो वहां पे अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाएंगे, तो फिर लोग अपने मन की बात कैसे बोलेंगे? वहां बोलना जरूरी भी है, क्योंकि कई चीजें फ्री स्पीच के नाम पे कर्व कर दी जाती हैं, जो कि गलत भी है, और कई चीजें जरूरी भी होती हैं, और कई चीजें बकवास भी बोली जाती हैं। तो ठीक है, जहाँ पे कुछ अच्छा होता है वहां पे कुछ खराब भी होता है, लेके चलना पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक, उसके बाद में जो अगला उनके पास प्रिविलेज होता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज, की ज्यूरी सर्विस से उन्हें छूट होती है। जैसे पार्लियामेंट सेशन के दौरान एमपीज किसी भी केस में गवाह बनने या कोर्ट में अपियर होने से मना कर सकते हैं। जैसे मान लो उन्हें किसी कोर्ट में उनको गवाह बनाया गया है, और उसमें पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो मना कर सकते हैं कोर्ट को कि नहीं, हम अभी नहीं आ सकते, हम पार्लियामेंट सेशन में, तो कोर्ट को टाइम देना पड़ेगा उसके लिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके लिए कोर्ट उनको अरेस्ट या फिर कुछ लुकआउट नोटिस ऐसा कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये तो प्रिविलेजेस देखा है आपने एमपीज के। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन ये मेजर प्रिविलेजेस हैं जो आपको यूपीएससी के तौर पे, यूपीएससी के एग्जाम के लिए जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इतने पावर्स और इतने प्रिविलेज तो मिल गए, लेकिन इनका अगर ब्रीच होगा, कोई करेगा ब्रीच, तो फिर उस व्यक्ति के लिए क्या सजा है? ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सुना होगा आपने, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी होता है, तो उसका क्या हिसाब किताब है, तो अब देखेंगे वो चीज। अच्छा, एक और चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा बियर करना, ये लेक्चर भी थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए, पार्लियामेंट काफी दिन से खिंचता चला जा रहा है। इससे ज्यादा खींचूंगा तो आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो मैं चाह रहा हूँ इधर आज ही खत्म कर देता हूँ इसको। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रिविलेज क्या होता है पार्लियामेंट के इंडिविजुअल्स का? देखो, तो पार्लियामेंट के जो सोर्स ऑफ प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के जो सोर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में सिर्फ दो प्रिविलेजेस डायरेक्टली मेंशन थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पब्लिश करने का अधिकार। ये दो चीज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बाकी प्रिविलेजेस के लिए कहा गया था कि जब तक पार्लियामेंट डिफाइन नहीं करती है, तब तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रिविलेजेस, यानी 26 जनवरी 1950 तक के लागू रहेंगे। ठीक, फिर क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसमें थोड़ा वर्बल चेंज किया गया, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का डायरेक्ट रेफरेंस हटा दिया गया, लेकिन प्रिविलेजेस सेम ही रखे गए। ठीक, उसके बाद फिर आज तक पार्लियामेंट में कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया है जो प्रिविलेज को एग्जॉस्टिवली डिफाइन करे। ये चीज आपको याद रखनी है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है एग्जॉस्टिवली डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी। बस दो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है आर्टिकल 105 में। ठीक, उसके बाद में बाकी चीजें
नहीं है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो 5 फोर्सेस पे बेसिकली बेस्ड है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी आर्टिकल 105 के अंतर्गत। दूसरा पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए अलग अलग लॉज, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट लॉज बनाती रहती है, जो प्रिविलेजेस मैंने बताया वो सब सारे लॉज हैं। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आती है दूसरा के तीसरे नंबर पे जो आता है वो दोनों हाउसेस के रूल्स, जो उनके वर्किंग रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं उनके। ठीक है। फिर कन्वेंशन जो पार्लियामेंट्री परंपराएं हैं उनके उनसे भी निकल करके आता है। फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी अगर कोर्ट का कोई फैसला है इसके रिगार्डिंग तो उससे भी निकल करके आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अच्छा, और एक और चीज आपको याद रखना होगा, कोर्ट ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं उनके मेंबरशिप के साथ कोटर्मिनस होती है, यानी जब तक मेंबरशिप रहेगी तब तक ये प्रिविलेजेस रहेंगे। जिस दिन आप एमपी से हटे, पूर्व सांसद पूर्व विधायक बने, तो उस दिन से आपका प्रिविलेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक आप माननीय सांसद हैं, जब तक आप माननीय विधायक हैं, तब तक आपके प्रिविलेजेस हैं। जिस दिन आपके वो खत्म, उस दिन आपके प्रिविलेजेस भी खत्म। जितनी पावर्स आपको पार्लियामेंट ने दी है वो सब सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस हो गया, और कोटर्मिनस जो है वो बता दी मैंने। ठीक है। और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स अकर कब होती है, तो ये बता रहा हूं मैं। देखो, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या अथॉरिटी किसी एमपी या पूरे हाउस के प्रिविलेजेस या राइट या इम्यूनिटीज का उल्टा सीधा ध्यान नहीं रखता या उन पर हमला करता है, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। ठीक है। ये हाउस द्वारा पनिशेबल होता है, यानी जितना भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रहेगा वो हाउस पनिश करेगा आपको। और अगर कोई एक्शन या इनएक्शन किसी काम को ना करना, मतलब कोई काम अगर है वो नहीं किया है, तो पार्लियामेंट उसके मेंबर्स या ऑफिसर्स के काम में रुकावट डालती है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाउस की डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर को नुकसान पहुंचा अगर कोई काम सॉरी अगर कोई ऑफिसर कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो पार्लियामेंट की डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहा जाता है। ठीक। क्या ब्रीच ऑफ एक और इसके बाद फिर एक सवाल आता है मन में कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक ही चीज है, तो नहीं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है दोनों एक जैसे लग सकते हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है पार्लियामेंट के किसी खास अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, और वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी हो सकता है वो अधिकार। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है हाउस की डिग्निटी और अथॉरिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन हो सकता है, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज चाहे हो चाहे या ना हो। ठीक। कंटेम्प्ट का जो होता है, कंटेम्प्ट का स्कोप वो बड़ा होता है। ऐसे समझो कि अगर कोई सर्किल है, तो अभी रुको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ ये। वेन डायग्राम के थ्रू समझो कि जैसे ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का सर्किल है अगर। ठीक है। तो इसके अंदर आएगा प्रिविलेजेस, ये हो गया प्रिविलेज इसके अंदर। ठीक है, ये प्रिविलेज हो गया। और इसके बाहर है कंटेंट ऑफ हाउस, मतलब कंटेंट ऑफ हाउस का स्कोप ज्यादा बड़ा है कंपेरेटिव टू प्रिविलेजेस। ठीक। तो जैसे अगर किसी ने हाउस के किसी सही ऑर्डर को भी इग्नोर किया है, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भले नहीं हो लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकता है। ठीक। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यही ये स्लाइड बताता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन इंडियन पार्लियामेंट रेफर्स टू वायलेशन ऑफ राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट और इट्स मेंबर्स। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैन इंक्लूड इम्पेंडिंग वर्क ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कामकाज को रोकना, फिर किसी मेंबर को उसकी ड्यूटी करने से रोकना, या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस करवाना जबरदस्ती, जब पार्लियामेंट के विदाउट ऑथराइजेशन हो, तो ये सब चीजें पार्लियामेंट के ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में आएंगी। ठीक है। उसके बाद में फिर मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चैलेंजेस क्या क्या हैं पर्टेनिंग टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सबसे बड़ा है चैलेंजेस की, इस चैलेंज की स्कोप ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कितना अधिकार और कितनी सीमा होनी चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि प्रिविलेज की एक सीमा की व्याख्या कैसे की जाए, मतलब एक लिमिट तक, वो लिमिट क्या हो कि जितनी तक इनको प्रिविलेज मिले। ठीक है। ये प्रिविलेजेस लॉ मेकर की स्वतंत्रता के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर लिमिट डिफाइंड ना हो तो ये अकाउंटेबिलिटी से बचने का जरिया बन जाते हैं इसको। फिर अगला जो चैलेंज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से टक्कर, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से। जैसे संविधान सबके लिए बराबर कानून के सिद्धांत का मानता है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। ठीक है। लेकिन एमपीज के प्रिविलेजेस जैसे अरेस्ट से इम्यूनिटी को कई बार स्पेशल स्टेटस माना जाता है जो आम नागरिकों को नहीं मिलता। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ वाले प्रिंसिपल के साथ टक्कर
कर सकता है, मतलब होता भी है एक तरह से। फिर इन मिस यूज ऑफ प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रिविलेज एमपीज के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसका मिसयूज भी कई बार देखा गया। जैसे कुछ एमपीज बिना किसी सबूत के झूठे इल्जाम लगाते चले जाते हैं, भड़काने वाले या अपमानजनक बयान दे दिए। जैसे एक एमपी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने एक भगवान के लिए बोल दिया था कुछ, बाद में वो फिर एक पार्टी में भी चले गए जो उसी भगवान के लिए के नाम पे है। ठीक है। उसके बाद में एक फिर अगला जो है इनका ट्रांसपेरेंसी की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। प्रिविलेजेस कैसे क्लेम किया सकता है और उसका एनफोर्समेंट कैसे होता है, ये प्रोसेस ओपेक है। जनता और मीडिया के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि भाई इसका एनफोर्समेंट कैसे हो रहा है, ठीक, और इसको क्लेम कैसे किया जा रहा है ये, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और किसी एमपी ने अपने प्रिविलेज का सही उपयोग किया है या गलत किया है, ये जनता को पता रहना चाहिए, जो चीज नहीं पता चल पाती है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर इनएडिक्वेट ओवरसाइट, यानी निगरानी का अभाव। भारत में जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एनफोर्स करने और उसको रेगुलेट करने के लिए कोई स्ट्रांग मैकेनिज्म है नहीं। और अगर किसी एमपी ने प्रिविलेज का दुरुपयोग किया तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली अगर एमपी जो है रूलिंग पार्टी का आदमी हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीकर भी उसके लिए फिर देगा नहीं ऐसे जल्दी। दे देते हैं, नॉर्मली स्पीकर तो अनबायस्ड होते हैं, लेकिन बहुत केसेस में, पुराने केसेस में देखा गया है कि जल्दी नहीं देते हैं। फिर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज और लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर विश्वास भी कम कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड हैं, और ये नॉर्मली आपका मेन से पूछेगा, प्रीलिम्स का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जैसे वेंडलिज्म के लिए भी पार्लियामेंट, एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट निर्देश आया था इतना सब देख करके कि अगर कोई एमपी या एमएलए अगर वेंडलिज्म यानी तोड़फोड़ जैसे आपराधिक काम करते हैं, तो वो फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का सहारा नहीं ले सकते। फ्री स्पीच का जो अधिकार है वो क्रिमिनल एक्ट को शील्ड करने के लिए नहीं दिया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो है तीन लॉज भी हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। तो पहला जजमेंट यही था कि नो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी फॉर वेंडलिज्म। ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट था, एक के आनंदन नाम्बियार केस 1951 का, जिसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमपीज भी एक आम नागरिक की तरह कानून के समक्ष जवाबदेह हैं। अगर किसी एमपी ने कोई क्राइम किया है तो वो अरेस्ट, डिटेंशन या क्वेश्चनिंग से बच नहीं सकता, चाहे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। तो इसीलिए क्रिमिनल केस में उनको ये सहूलियत नहीं दी गई है। हाँ, सिविल केस में उनको सहूलियत है कि वो 40 दिन, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले और 40 दिन सेशन शुरू होने के बाद, वो पुलिस उनको नहीं अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, सबसे रिसेंट जजमेंट है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत एंड अदर्स का। इसमें क्या है, इसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून सबके लिए बराबर है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज का ये मतलब नहीं है कि एमपीज जनरल लॉ से एग्जेम्प्ट हो जाए। अगर कोई एमपी ने क्रिमिनल एक्ट किया है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो एक आम नागरिक पे लागू हो रहा है। और प्रिविलेजेस का मतलब अकाउंटेबिलिटी से बचना नहीं है। हालांकि ये काफी अच्छा निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अ, मेरे हिसाब से उन पे ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसी निर्धारित करते हैं। अगर वही ऐसी गलती करेंगे तो फिर बाकी जनता क्या सीख लेगी उनसे। ठीक है। तो अगर जो कानून बना रहा है वो अगर गलती करता है तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, कंपेरेटिव टू एक ऐसी जनता से जिसके पास वो कानून समझने की बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है। क्योंकि इंडिया की लिटरेसी रेट आपको पता है, लिटरेसी मतलब सिर्फ लिखना पढ़ना ही होता है। ये भी एजुकेशन रेट नहीं है, अपने यहाँ लिटरेसी रेट है। कि लिख अपना साइन भी अगर कर लिया वो अपने नाम से, अगर कुछ एक ABCD भी लिख दिया तो, या फिर AIE भी लिख दिया तो भी वो लिटरेट माना जाएगा। तो वो भी बहुत कम है, उतनी भी बहुत कम है। तो अगर ऐसे लोग कोई क्राइम करते हैं कंपेरेटिव टू ऐसे लोग जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, तो सजा किसको ज्यादा मिलनी चाहिए आप खुद भी समझ सकते हो इस पे, मैं क्या ही बोलूं। इसके साथ जो है ये लेक्चर खत्म होता है। ठीक है। तो इस यहाँ पे आपका जो है पार्लियामेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो चलेंगे, धीरे धीरे बताता रहूंगा, पर इम्पोर्टेंट जितने भी हैं आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा आपसे कुछ पूछने के चांसेस कम ही है। पूछ तो सकता है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है भाई, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आप पार्लियामेंट बुक चैप्टर उठाओ लक्ष्मीकांत की बुक से, और पार्लियामेंट अब खत्म कर सकते हो निश्चिंत होकर के। कुछ ना समझ में आए
तो बता ही दिया है मैंने कहाँ मैं मिलूंगा, या तो ये व्हाट्सएप पे मिलूंगा, या फिर आप कमेंट डाल दोगे तो कमेंट पे भी आपको वो रिप्लाई आ जाएगा फटाक से। और अगर रिप्लाई नहीं आता है, जैसे आपको कमेंट करने में शर्म आ रही है, तो फिर इंस्टाग्राम पे आप कर दो या व्हाट्सएप कर दो, ये आपके प्रिवेसी वाली चीजें भी हो जाएंगी। तो आप सिर्फ चाहते हो कि नहीं, सिर्फ आपको लगता है कि नहीं मेरा डाउट बहुत जेन वो है, बेकार है, वो लोग हंसेंगे, ऐसा लगेंगे। वैसे तो ऐसा लगना नहीं चाहिए, गलत बात है। डाउट्स आपको किसी भी तरह की हो पूछते रहो, तभी आप ग्रो करोगे। अगर फिर भी अगर लगता है तो फिर आपके डाउट्स का रिजोल्यूशन होना जरूरी है। इसलिए आप इस पे कमेंट कर दो, ये कमेंट सॉरी ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या इस इंस्टाग्राम पे आकर के आप पूछ लो डीएम में। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं पार्लियामेंट की। जय हिंद।